सब्सक्राइब करें माई जॉब पोस्ट चैनल को और नई जॉब पोस्ट की समस्त जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। स्वागत है आपका नई अपॉर्चुनिटीज़ के प्लेटफॉर्म माई जॉब पोस्ट चैनल पर। आज माई जॉब पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना की संपूर्ण जानकारी, जिसे शॉर्ट में MGGSK भी कहा जाता है। पहले मैं आपको इसका संक्षिप्त ओवरव्यू बता देता हूँ। दोस्तों, यह योजना गाँव को डिजिटल करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। MGGSK यानी कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के माध्यम से गाँव को डिजिटल करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। MGGSK के माध्यम से मध्य प्रदेश के गाँवों में ग्राम सेवा केंद्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के समान गाँवों में भी ग्राम सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को समस्त डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए जानते हैं विस्तृत से महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के बारे में। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीणों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने के लिए एवं ग्रामीणों को डिजिटल सुविधा का लाभ लेने के लिए ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, इसके लिए ये सुविधा लाया गया है। CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता कर बहुत सारी ऑनलाइन सेवाओं को एक ही विंडो यानी कि एक ही खिड़की के माध्यम से दिया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र की शुरुआत अभी केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसको और राज्यों में भी लॉन्च किया जा सकता है। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में 23,000 MGGSK केंद्र खोले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे ग्राम के युवाओं के लिए, जो कि ऑनलाइन की दिशा में कुछ काम करना चाहते थे। महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा पोर्टल की सेवाएं क्या हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के माध्यम से सरकार विभिन्न सेवाएं यानी जैसे कि खसरा, खतौनी, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी के साथ निम्न योजनाएं भी सरकार इसके माध्यम से प्रदान करेगी, जैसे कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना, ट्रेनिंग सर्विसेज, G2B सर्विस, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है, एजुकेशनल सर्विसेज, CSC ऑल सर्विसेज यानी कि CSC, G2C, B2C, अदर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, स्किल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की 300 से भी अधिक सेवाओं को इसमें जोड़ा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जिसके लिए गाँव वालों को शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको शहर में ना जाकर गाँव में ही ये सुविधा मिल सकेगी, जो कि डिजिटल भारत की सपने की ओर बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना की जो मुख्य विशेषताएं उनको देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र पर आम नागरिक की जरूरत की सभी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी, यानी कि आम लोगों को डिजिटल और सरकारी काम के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। यह एक सिंगल विंडो यानी कि सिंगल खिड़की के माध्यम से आपको सर्विस प्रदान करेंगे, जहाँ से आपके सभी काम हो सकते हैं। इसकी सर्विस काफ़ी तेज़ होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके तहत एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जो इसका निरीक्षण और इसको गाइड करेगा। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। अगर ग्राहकों को कोई समस्या आती है तो सीधे हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत या सुझाव दे सकते हैं, जिसका निराकरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। ग्राम सेवा केंद्रों पर कार्य करने वाले व्यक्ति को ग्राम स्तरीय उद्यमी या फिर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या VLE कहा जाएगा। इनके निम्नलिखित काम होंगे। ग्राम पंचायत में सभी G2G मॉड्यूल और ग्राम पंचायत के तहत चलने वाली सभी योजनाओं के लिए डेटा प्रविष्टि का कार्य करना, यानी कि G2G मॉड्यूल में आपको बता देता हूँ क्या होता है। G2G मॉड्यूल यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉड्यूल। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इज द इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। द गोल ऑफ G2G इज टू सपोर्ट ई-गवर्नमेंट इनिशिएटिव बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, डेटा एक्सेस एंड डेटा शेयरिंग, यानी कि इस मॉडल के तहत शासकीय इकाइयाँ, विभागों और संस्थानों में परस्पर डेटा शेयरिंग संभव हो सकेगी। यह मॉडल गवर्नमेंट इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगी। किस प्रकार करेगी? इम्प्रूविंग डेटा कम्युनिकेशन, डेटा एक्सेस और डेटा शेयरिंग। तो दोस्तों, मुझे लगता है G2G मॉडल आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं समझ में आया या नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद MGGSK से अन्य G2G, B2C और C2C सेवाएं होगी। इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों क्या होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन सर्विसेज,
G2G सर्विसेज और B2C सर्विसेज होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, जिसमें आधार से संबंधित समस्त वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन सर्विसेज में PMG दिशा, लीगल लिटरेसी, साइबरग्राम और स्किल कोर्सेज होते हैं। G2C सर्विस में पैन कार्ड से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, आयुष्मान भारत से संबंधित, स्टेट G2C सर्विस से संबंधित। B2C सर्विस यानी कि IRCTC, बस, एयर टिकट, मोबाइल DTH रिचार्ज और ई-कॉमर्स से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। व्हाट इज़ कस्टमर टू कस्टमर यानी कि C2C सर्विस? कस्टमर टू कस्टमर इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर कस्टमर्स कैन ट्रेड विथ ईच अदर टिपिकली इन एन ऑनलाइन इन्वायरमेंट। यानी कि कस्टमर टू कस्टमर एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों, जिसमें कस्टमर एक दूसरे के साथ ऑनलाइन तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, इसमें दोस्तों एक बिजनेस और एक कस्टमर दोनों के बीच में व्यवसाय होगा ऑनलाइन माध्यम से। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटी होगी, जिसमें सरकार द्वारा इसके नागरिकों हेतु विभिन्न कार्य जैसे टैक्स पे करना, जमीन और वाहन रजिस्ट्रेशन, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना जैसे कार्य किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इन सर्विस के अलावा कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न डेटा प्रविष्ट करने और दस्तावेज तैयार करने के लिए ग्राम सचिव और ग्राम पंचायत को सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? VLE, जो कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होगा, जो इस केंद्र पर काम करेगा। ग्राम पंचायत के लिए पत्र टाइपिंग करेगा, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड अपडेट करेगा, EPRI सॉफ्टवेयर में लेखांकन डेटा दर्ज करेगा। EPRI परियोजना से संबंधित ग्राम सचिव द्वारा निर्देश के अनुसार विभिन्न कार्य करेगा। EPRI परियोजना के अंतर्गत CSC 2.0 द्वारा निर्देशित किए गए सभी कार्यों को समय पर पूरे करना, समय समय पर ग्राम स्तरीय सर्वे आदि कार्यों को सावधानी पूर्वक समय पर पूरा करना, CSC द्वारा निर्देशित किए गए सभी कार्यों और सेवाओं को समय पर पूरे करना। ये सारे कार्य दोस्तों ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के द्वारा किए जाएंगे। VLE की सदस्यता के लिए आपकी शर्तें क्या रहेगी उसको देख लेते हैं। आवेदक VLE CSC सेंटर संचालक होना अनिवार्य है, मतलब उसको काम आना चाहिए। सदस्यता हेतु ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए मैं आगे आपको बता दूंगा किस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कहाँ जाकर क्या क्या भरना है। सदस्यता हेतु सभी सदस्यों को न्यूनतम निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा, जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। आवेदित सदस्य की सदस्यता प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत अनुमति प्रदान करने पर ही मान्य होगी। सदस्यता का न्यूनतम निर्धारित मासिक रिन्यूअल शुल्क प्रति माह जमा करना एवं सोसाइटी की बैठकों में उपस्थित होना, ये कुछ शर्तें हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं और क्या शर्तें हैं। CSC SPV द्वारा सोसाइटी को दिए जाने वाले कामों में योगदान करना। प्रबंधन समिति किसी भी आवेदक को सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर सकती है। उक्त स्थिति में आवेदन की राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। सदस्यों की सहमति से तय धनराशि का भुगतान, शारीरिक एवं सामाजिक योगदान देना। ये कुछ शर्तें हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान से देख लें। अब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी कि VLE में जब आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं दोस्तों। आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एक रिज्यूमे बना के रखिएगा और पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इन सभी डॉक्यूमेंट का आपको एक PDF तैयार करके अपलोड करना होगा। दोस्तों अभी तक मैंने आपको VLE यानी कि ग्राम स्तरीय उद्यमी की रिक्वायरमेंट्स, कार्य और दायित्वों के बारे में बताया। आगे इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। VLE के अलावा 4 अतिरिक्त पोस्ट के बारे में आपको बताता हूं, जो किस प्रकार है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जनपद कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंचार्ज, HR एंड एडमिट कोऑर्डिनेटर। एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं दोस्तों। JD यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। JD के लिए शैक्षणिक योग्यता में BE, MCA, MBA या फिर किसी IT प्रोजेक्ट में 50 से ज़्यादा की टीम को मैनेज किया हो और उसको लीड किया हो। पोजीशन आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगी। स्किल में आपको किसी IT प्रोजेक्ट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, साथ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का अनुभव हो और किसी को बताने
और डिफाइन करने की योग्यता हो, यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। सैलरी आपको योग्यता के अनुसार मिलने वाली है। योग्य उम्मीदवार के लिए कोई कॉन्स्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर आप योग्य हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के दायित्व कौन कौन से होंगे। आईटी प्रोजेक्ट से संबंधित टीम प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करना है। आपको किसी भी प्रोजेक्ट को योजना, उसकी निगरानी और उसकी रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। सफल वितरण प्राप्त करने के लिए आवंटित कार्यक्रम बजट और संबद्ध रिपोर्टिंग संसाधन उपयोग और परियोजना टीमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आना चाहिए। उम्मीदवार अपनी अनुपालन आवश्यकता में सरकारी अधिकारियों और संचालन टीम के साथ समन्वय करेगा और उनकी आवश्यकताओं को समझने और पूरा करने के लिए विभिन्न अनुपालन कार्यालयों के साथ काम करेंगे। अनुपालन आवश्यकताओं की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग स्थिति में रिपोर्ट और कार्यप्रणाली विकसित करेगा और परियोजनाओं के सभी हितधारकों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं के साथ जुड़े स्थिति और जोखिमों का संचार करना। उम्मीदवार टीम को प्रशिक्षित भी करेगा और उनको काम करने में सहायता प्रदान भी करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए दोस्तों? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, रिज्यूमे, जहाँ पर आप काम कर रहे थे पहले वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर हो, वहाँ का रिलीविंग लेटर हो यानी कि कार्य मुक्त किया हुआ, सैलरी स्लिप हो, वहाँ की लास्ट 3 महीनों की पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो और पैन कार्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट हो। इन सभी चीज़ों की आपको एक पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बना के उसको अपलोड करनी है दोस्तों। आगे देखते हैं डी ब्लॉक जनपद कोऑर्डिनेटर के बारे में विस्तृत जानकारी। इसमें कोई भी ग्रेजुएट जिसे किसी आईटी प्रोजेक्ट में 10 या ज़्यादा की टीम को मैनेज और लीड करने का अनुभव हो। इसमें भी पोजीशन आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगी। स्किल में दोस्तों आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी आईटी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्रोजेक्ट में काम करने का। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट और उसको ऑपरेशन करने का। आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ किसी व्यक्ति को कैसे काम करना यानी कि हैंड होल्डिंग वो भी आना चाहिए। आपको किसी भी बात को बताने और उसको डिफाइन करने की योग्यता हो यानी कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। इसी के साथ आपको हार्डवेयर सपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए यानी कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर संबंधित थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। सैलरी रेंज दोस्तों आपकी ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगी। बाकी योग्य कैंडिडेट के लिए कोई कांस्टेंट नहीं है। अच्छे कैंडिडेट अच्छी सैलरी पाने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पंचायत लेवल के जो अधिकारी रहेंगे दोस्तों उनके साथ समन्वय स्थापित करना, उसके साथ ही साथ उनसे बेहतरीन तरीके से बात करना आना चाहिए। आपको पंचायत लेवल पर जो टीम है उससे बात करनी आनी चाहिए, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और उनके साथ मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट या प्लान को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आपको पंचायत की डिजिटल और नॉन डिजिटल इन्फॉर्मेशन को मैनेज और मेंटेन करना होगा दोस्तों। आपको किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान, उसको मॉनिटर और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी दोस्तों। आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग और हैंड होल्ड सपोर्ट प्रदान करना होगा यानी कि ट्रेनिंग करते समय कई बार आपको क्योंकि कंप्यूटर पर काम करना होता है तो जो आपके नीचे कार्यरत कर्मचारी रहेंगे उनको हैंड होल्ड करके एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना होगा दोस्तों। डी ब्लॉक जनपद कोऑर्डिनेटर के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक में एक रिज्यूमे तैयार करके रखेगा। आपका एक्सपीरियंस लेटर, जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ की लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, वहाँ का ऑफर लेटर और पैन कार्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट जो आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था। इन सभी डॉक्यूमेंट को दोस्तों आपको एक पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करना होगा आपकी एप्लीकेशन के साथ। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के लिए कौन आवेदन कर सकता है दोस्तों देखते हैं। क्योंकि यह ना अभी केवल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है तो कोई भी मध्य प्रदेश का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। जब ये दूसरे राज्यों में स्टार्ट होगी तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अपने राज्य के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सीधे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि mp.gov.egov.com पर जाकर आवेदन करना होगा। एक इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ क्या नोटिस है। MGGS की परियोजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन एवं कोई एजेंसी शामिल नहीं है यानी कि आपको किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। कोई थर्ड पार्टी या कोई एजेंसी के माध्यम से आपको एप्लीकेशन नहीं करना है। अगर वो आपको इस प्रकार का लालच देते हैं तो दोस्तों वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं।
इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु grievance_mp@gov2egov.com इस ईमेल आईडी पर सूचित करना होगा। इसके सारे पद तीसरे पक्ष के मानदेय पर हैं और यह पद पूर्णतः अस्थायी है। सभी पदों की कार्यावधि प्रदर्शन, मूल्यांकन और अनुबंध की अवधि तक ही मान्य होगी। यानी कि ये तो आपकी टेम्परेरी पोस्ट है, लेकिन आपका अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो आगे के कार्यावधि तक आपको बिल्कुल अपॉइंट किया जाएगा। इसके लिए अपना बेहतर काम रखें, ईमानदारी से काम करें और समय पर काम करें तो आपका मूल्यांकन बेहतर होगा। सामान्य सेवा केंद्र संचालक और आम व्यक्ति जनपद कोऑर्डिनेटर के स्तर पर अपना आवेदन कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्र संचालक को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें 23,000 से ज़्यादा केंद्र खोले जाने हैं, तो कोई भी व्यक्ति आवेदन करे क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। हो सकता है आपको आपके गांव में ही कोई केंद्र खोलने को मिल जाए और आपको अपने गांव वालों की सेवा करने का मौका मिल जाए। महात्मा गांधी डिजिटल सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना ये देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको उसके आधिकारिक वेबसाइट mp.gov2egov.com पर जाना है। वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको सबसे ऊपर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैरियर, रजिस्टर और लॉगिन। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपनी साधारण जानकारी भरनी होगी। जानकारी भरते ही अब आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तब जाकर आपको ये सर्विस दी जाएगी। जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप किया, आपका फॉर्म को इवेल्यूट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और अगर ठीक पाया गया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन जाकर कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। जैसे आप mp.gov2egov.com पर जाएंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाले पेज में ये वाली जो मैंने आपको एक नोटिस बताया था वो मिलेगा सामने ही। अगर आप यहाँ पर देखें कैरियर, रजिस्टर, लॉगिन, इसमें आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करते ही ये वाली एक फॉर्म, ये वाला एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपकी डिटेल भरना है। मैं डेमो के तौर पे आपको भर के बता देता हूँ। जैसे आपका नाम क्या है तो राम, आपका मिडिल नेम क्या है कुमार, लास्ट नेम रघुवंशी, ईमेल क्या है ram@gmail.com। मोबाइल नंबर दोस्तों कोई भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, कोई भी जो भी आपका नंबर रहेगा वो बता देना, डाल दीजिएगा। प्राइवेसी कारण में मेरा अपना नंबर नहीं डाल रहा हूँ। हाईएस्ट एजुकेशन आपको इसमें चुननी है अपनी, कौन क्या हाईएस्ट एजुकेशन है। तो जैसे बैचलर्स डिग्री है, डॉक्टरल डिग्री है, ग्रेजुएट डिग्री है, मास्टर्स है, तो जो भी आपकी बता, मैं जैसे ग्रेजुएट भरता हूँ यहाँ पर। पोजीशन, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पोजीशन कौन सी भरना है, तो ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। जो मैंने आपको VLE यानी कि जो केंद्र पे काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे वो VLE रहेंगे, ग्राम स्तरीय उद्यमी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, उसके बाद ये पूछेगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सीहोर मैंने क्लिक किया दोस्तों। सीहोर के बाद वो पूछता है कि किस ब्लॉक में काम करना है। तो जैसे मैंने आपको सीहोर ही ले लेता हूँ दोस्तों। सीहोर में कोई सा गांव सेलेक्ट कर लेंगे, ग्राम पंचायत जैसे कि मोहाली सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। और अब आपको यहाँ पर जाकर अपनी PDF जो कि 1 MB से छोटी होनी चाहिए वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद रजिस्टर कीजिएगा और उसके आगे की प्रोसेस आपको करना होगा। ये हुई आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। अगर आपको देखना है कि किसी गांव में या फिर किसी जगह पर ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई पोस्ट खाली है या नहीं, तो आप यहाँ पर कैरियर पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश बाय डिफ़ॉल्ट आपका चूज़ हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो जैसे मैं देखता हूँ कि सीहोर में इछावर ले लेते हैं। इछावर तहसील में कौन सा गांव देखते हैं। इछावर में मैं देखता हूँ कांकड़खेड़ा दोस्तों। तो कांकड़खेड़ा के लिए जैसे एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का पोस्ट खाली है, क्लिक ऑन पोजीशन फॉर मोर डिटेल। ये जो पोस्ट खाली है इसके लिए आप भरने के लिए इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला ओपन हो जाएगा और ओपन होते हुए इसमें बताएगा कि आपको क्या क्या काम करना है, इसके अलावा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो। और जैसे आप यहाँ पर जाकर रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करके जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताई थी
उसी प्रोसेस के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। तो आप जिस भी गांव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर पोस्ट देख लें कि पोस्ट है या नहीं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गांव के लिए आप चेक कर सकते हैं वहाँ पोस्ट है या नहीं। अगर आपके पास वाले गांव में हो तो वहाँ के लिए अप्लाई कर दें। बिल्कुल दोस्तों, ये वाली पोस्ट के लिए और ये वाली जानकारी लोगों के पास है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बना देता हूँ। बहुत फ़ायदा करने वाली है गाँव वालों को भी और जो कैंडिडेट इसमें काम करना चाहता है उसके लिए भी। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, कैसी लगी मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी। अगर आपको जानकारी ठीक लगी तो इस जानकारी को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, और उन तक ये जानकारी पहुंचाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।